अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः चैत्रकृष्णद्वितीया दिनांक 8 एप्रिल 2023 चरकसूत्र अध्याय 7 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजितम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मनुसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अहिनिवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथा तो न वेगान धारणीय अध्याय व्याख्या स्मः इति अस्मः भगवान् आत्रेयः। तो 7वां अध्याय न वेगान धारे धीमान जातान मूत्रपुरीशयोः न रेतसो न वातस्य न छर्दः क्षवथोर्न च न उद्गारस्य न जृम्भायाः न वेगान क्षुत्पिपासयोः न बाष्पस्य न निद्रायाः निश्वासस्य श्रमेण च। तो पिछले लेक्चर में इसके बारे में काफी बहस हुई थी कि रज प्रवर्तन का भी एक वेग अभी मानना चाहिए अलगता से और उसका धारण या उदीरण किया जाता है, तो उसके बारे में भी सोचना है। वैसे भी स्वेद के बारे में भी अलगता से सोचना है। और औषध जनित वेग धारण ये एक और अहम मुद्दा इस प्रकार का है, उसको भी भली भांति देखना है इस प्रकार से। एतान धारय तो जातान वेगान रोगा भवन्ति ये पृथक पृथक चिकित्सार्थम तान्मे निगत श्रम। तो ये रोग वेग उत्पन्न होने पर जो उनको धारण करते हैं, उनसे जो रोग निर्माण होते हैं, वो अलग अलग चिकित्सा करने के लिए मैं बताता हूँ। तो वो सुनो सुनो इस प्रकार से। बस्ती में है न शूलम मूत्र कुक्षरम शिरोरुजा विनामो वंक्षणा नाहा स्त्यालिंगम मूत्र निग्रह। तो मूत्र का अगर निग्रह किया जाए तो बस्ती में है न शूल मूत्र कुक्ष शिरोरुजा विनाम वंक्षणा नाहा, विनाम और वंक्षणा नाह ये स्त्यालिंगम मूत्र निग्रह से होते हैं इस प्रकार से। तो ये जो विनाम लक्षण है कि आगे की तरफ झुकना, विलासानंद सर ने इसको उठाया था। और इसमें मूत्र वेग का निग्रह होता है ये देखकर खास करके बुढ़ापे में लोग आगे आगे झुक जाते हैं। कुछ लोग पूरे 90 डिग्री तक झुक जाते हैं कमर से लेकर आगे। तो ये एक तरीके का विनाम है और उसका संबंध मूत्रव स्रोत से है, ऐसा उनका कहना था। और फिर चंद्रप्रभा गोक्षरती गुल वगैरह दवाइयाँ देते थे, उससे फायदा होता था इस प्रकार से। तो वंक्षणानाह, वंक्षण के यहाँ आना है, ये शायद लक्षण हर्निया जैसा इस प्रकार का है। और खासकर खांसी निकालते हैं तो ये
जरूर दिखाई देता है इस प्रकार का। और शिरोजा ये वाग्भट में पुरुष निग्रह के यहाँ बताया है, यहाँ मूत्र निग्रह में ये बताया है। और बस्ती में है ना शूल और मूत्र कुर्ष, ये तो ठीक है कि मूत्र निग्रह से ये होते हैं। स्वेदावगाहन अभ्यंगाम, स्वेदावगाहन अभ्यंगाम सर्पिश्चावो पीड़कम मूत्रे प्रत्यहते कुटिया त्रिविधम बस्ती कर्मच। तो स्वेद अवगाह अभ्यंग और सर्पिश्चावो पीड़कम, तो अवपीड़क स्नेहपान जो खाना खाने से पहले कम मात्रा में और खाना खाने के पश्चात जब पचन होने के बाद जीर्णांतिकम चोत्तमया मात्रा है, उत्तम मात्रा में देना है। तो इससे अवपीड़क स्नेहपान कहते हैं। और मूत्र निग्रह जो विकारों में ये एक अच्छा कारीगर इस प्रकार का है। तो मैंने केस बताई थी कि सेल्समैन था और एयर कंडीशन शॉप थी क्लोथ की। और फिर सभी कस्टमर्स को पानी चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता था, सब खुद भी पीता था। और भीड़ इतनी रहती थी कि पेशाब के लिए जा नहीं सकता था, वेग निर्माण होता फिर भी उसको रोक देता। ऐसा कई वर्षों तक चला और फिर उसको ब्लैडर कैंसर हो गया। तो मसल इन्वेजिव था। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि ब्लैडर निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास आया था, तो मैंने कहा कि मुझे कम से कम 3 महीने चाहिए अगर कुछ परिणाम दिखने हैं तो इस प्रकार से। इसमें बढ़ सकता है, स्प्रेड हो सकता है, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो हम करेंगे। ये कारण तो मिल गया था उसमें, मूत्र बेगाबर। तो उसने हाँ कह दी। फिर उसको ये त्रिविध बस्ती कर्म, अनुवासन निरोह अनुवासन इस प्रकार से बस्ती और फिर उत्तर बस्ती दिए और अवबिडक स्नेह पान दिया। तो 3 महीने के बाद सिस्टोस्कोपी हुई। तो ये मसल इन्वेजिव था, और मसल इन्वेजिव नहीं था, केवल लोकल रिटर्न इस प्रकार का था। तो फिर से टीआरबीटी करवाई और एक बरस के बाद फिर से सिस्टोस्कोपी हुई, फिर भी थोड़ा सा रिकरव था, लोकल ही था। तो फिर से टीआरबीटी करवाई और उसके एक बरस के बाद फिर से एक बार ये दोहराना पड़ा, सिस्टोस्कोपी और टीआरबीटी। उसके बाद में ये 1998 की बात है, ये मरीज जब हमारे पास आया था। उसके बाद 2-4 बरस के बाद सिस्टोस्कोपी होती रही लेकिन कुछ निकला नहीं, तो छोड़ दिया आगे प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर मूत्रज के बारे में इस प्रकार का है तो एक इसका आवश्यक रहेगा। स्वेद अवगाहन और अवगाहन अभ्यंग, ये भी एक बात बताए, है स्वेद अवगाहन और अभ्यंग इनका स्वयं ये करे, प्रयोग करे इस प्रकार। अभी जो सीकेडी के लिए एक प्रचलन में है अवगाह इस प्रकार का, 40 डिग्री सेल्सियस का पानी और 2 घंटे पानी में रहना है इस प्रकार से। एक समय नहीं बैठते हैं तो 40-40 मिनटों का इस प्रकार का करें, लेकिन पूरे 2 घंटे उसमें रहे इस प्रकार का कहना है। और उनका कहना है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और कि ये किडनी, ये स्किन ये तीसरी किडनी है इस प्रकार से, तो इसके जरिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि बस्ती गिवन इन ब्लैडर केस एंड विच ही यूज्ड इन आउटपुट। बस्तिया में अंत को औपेड़ स्नेहपान में दिया था। और बस्ती जो दिया था वो वीरतराधि काढ़ा, और उसमें सहचर तेल डाल के 40 ml सहचर तेल और 120 ml ऐसा कुछ वीरतराधि काढ़ा, ये दिया था बस्ती। तो डायरेक्टली ब्लैडर में बस्ती दिया था इस प्रकार का था। तो ये अवभिड़े का स्नेहपान में बस्त्यामयंत के ग्रुप का काफी लोगों में करता हूँ। इस प्रकार की अगर तकलीफें है तो जरूर इसमें ये बस्त्यामयंत के ग्रुप का अवभिड़े का स्नेहपान इस प्रकार करवाता हूँ। तो ये अवगाह जो है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार से रहेगा। और किडनी फेलियर के बहुत सारे पेशेंट है
और हमारे दृष्टि से निदान करना, उसके अनुसार चिकित्सा देना, ये एक बात है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन इनका कहना है कि इस प्रकार का अवगाहन शुरू करने से धीरे धीरे डायलिसिस की कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और डायलिसिस छूट सकता है इस प्रकार। तो शायद इस प्रकार के हम कुछ प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे ये अवगाह के लिए अभी मैंने सुना है कि पोर्टेबल इस प्रकार के मॉडल्स भी उपलब्ध हो गए हैं। और ये टेम्परेचर के लिए एक थर्मामीटर रखना पड़ेगा। अभी 40 डिग्री मालूम नहीं बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्या इस प्रकार से, तो ये स्वेदन ही है। स्वेद और अवगाह दोनों इसमें हो जाते हैं। और अब पहले अभ्यंग करके ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो किडनी फेलियर्स के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए आते ही नहीं है, वैसे ही मर जाते हैं। तो उस हिसाब से ये करवाना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर ज़्यादा हो तो हॉट बाथ से ओजक्षय होता है क्या? ओजक्षय होने का संबंध नहीं है एक्चुअली। उष्णता के जो सभी है, तत्रोष्ण ब्रह्मचर्यामि स्वेददाह शुभाकिताः शमन च वातकपयोः, ये होगे इस प्रकार से। पित्त की वृद्धि होगी इस प्रकार से। लेकिन ये मेरे हिसाब में मैंने शायद ये बात की थी, अभी मालूम नहीं है। 93 टू 110 फ़ारेनहीट अवगाह द्रव्य का प्रयोग करेंगे। ये बात हो सकती है, पहले केवल पानी से क्या होता है ये देखेंगे, फिर बाद में उसमें ये अन्य तृण पंचमूल वगैरह इस प्रकार के काढ़ा बना के भी कर सकते हैं, ये भी एक अलग बात है। तो 40 डिग्री का मतलब कितना सहन कर सकते हैं हम? जब पानी लेते हैं स्नान के लिए, वो कितना गर्म होता है ये एक बार देखना चाहिए। केवल हिब्बात की बात नहीं कर रहे हैं वो, पूरे अवगाह की बात कर रहे हैं। अगर अब पूरे अवगाह पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हिब्बात करेंगे, नेचुरोपैथी में करते हैं इस प्रकार से, लेकिन इसके लिए देते हैं ऐसा मालूम नहीं है। एक थोड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच में मॉडर्न के हिसाब से पुनर्नवा कैन बी एक गुड ऑप्शन हो सकता है। मॉडर्न के हिसाब में किडनी का संबंध यूरिनरी अपैरेटस से है इस प्रकार से। और वो मानते हैं कि जो खून किडनी में आता है वो फिल्टर होता है और फिर ये जो उनमें से निकल जाना चाहिए निकलते नहीं है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस नहीं होता है, तो ये संचित हो जाते हैं और फिर किडनी फेलियर हो जाता है इस प्रकार। लेकिन ये सब देखना पड़ेगा, तो मुझे मालूम नहीं है HTN अगर हाइपरटेंशन है तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं इस प्रकार से। हाइपरटेंशन का भी आयुर्वेदीय निदान होना चाहिए, उससे भी वात पित्त कफ आम मेद इनसे जोड़ना है और फिर उसके आधार पर उसकी चिकित्सा करनी है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे हिसाब में सारकिट्ट विभाजन पक्वाशय में ही हो जाता है। घनकिट्ट जो है वो पुरुष बन जाता है और द्रव किट्ट जो है वो मूत्र बन जाता है। पक्वाशय गता तत्र नाड्यो मूत्र वहां सुयाह, ये जो सुश्रुताचार्य का वर्णन है उसके मुताबिक वहीं से मूत्र की निर्मित होती है और वो ब्लैडर में चला चला जाता है मूत्र और बाहर निकाला जाता है। अब सूक्ष्मत्वान नोपलब्धन्ते मुखान्यासम सहस्रशः, इनके सहस्रशः मुख है और जो सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते, ऐसा हमारे ग्रंथ का वर्णन है। पानी ज्यादा पीते हैं तो तुरंत यूरिन भी ज्यादा आती है, ये तो सभी लोगों का कॉमन अनुभव इस प्रकार का है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये पानी रक्त में जाता है और रक्त बढ़ जाता है और वो किडनी में आता है और फिर किडनी से ब्लैडर तक आ जाता है। ये जो
एलोपैथी की श्रृंखला है, वो पानी ज्यादा पीने से तत्काल मूत्र की वृद्धि होती है, ये इस प्रकार से आती होगी ऐसा नहीं लगता मुझे। तो इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो हमारा पहला बैरियर एक्चुअली हमारा पचन ही है। और पानी कितना पीते हैं इसमें खास करके उदक स्रोतस का रोल अहम है। अगर अपेक्षा से ज्यादा पानी पीते हैं तो उसका पचन होकर उसको मूत्र मार्ग से निकाल देना चाहिए। ये नैसर्गिक स्थिति में होना चाहिए, प्राकृतिक स्थिति में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा और ये क्लेद अगेवले धातु में चला जाता है, रस रक्त मांस मेद इस प्रकार से, तो मेद तक जब पहुंच जाता है तो प्रमेह की संप्राप्ति सामने आती है। अबद्धम बहु अबद्धम मांसम मेदश्च शरीर क्लेदम इस प्रकार। तो उसमें हमारे यहाँ जो वर्णन है वो क्लेद सीधा बस्ती में चला जाता। ये मेद से जुड़ा इस प्रकार का है, और मेद का मुख्य मल तो स्वेद है, लेकिन स्वेद से क्लेद विधृति ही मूत्र से क्लेद वाहनम, ये जो अंतर है दोनों में, एक का धारण करना है और एक का बाहर छोड़ देना है इस प्रकार से। तो एक बात हो सकती है कि व्यायाम के जरिए स्वेद को निकाला जाए इस प्रकार, तो डायबिटीज में अच्छा असर होता है। कई लोग केवल व्यायाम से ही शुगर को कंट्रोल करते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर निकलता नहीं है तो शरीर खुद ही मूत्र के द्वारा उस प्लेट को बाहर निकालती है। अब इस अवस्था में ये साध्य बताया गया है। कफज में जो है सभी वो इस प्रकार से मेदे से जुड़े इस प्रकार के है, और अगर आनुवंशिकता न हो तो ये साध्य है, आनुवंशिकता हो तो भी आपके है। लेकिन ये जब आगे चला जाता है, ये क्लेद वहां भी बाहर नहीं निकलता है, तो मज्जा ओज यहाँ तक पहुंच जाता है और वो असाध्य हो जाता है। वातज प्रमेय बताए गए सब, मज्जा वसा, वसा में है, मज्जा में है, ओजो में है, ये सभी असाध्य बताए गए। तो मैं मानता हूँ कि हमारी शुरुआत लाइफस्टाइल से होनी है, कि लाइफस्टाइल को पहले ठीक करना है। रात का खाना जल्दी लेना है, जल्दी हजम हो इस प्रकार का हो, सुबह मलमूत्र विसर्जन अच्छी तरीके से हो, भूख लगती हो, और पानी सीमित रखेंगे, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ना कम हो जाता है, रुक जाते हैं या कम हो जाते हैं इस प्रकार के। और डायलिसिस के पहले हमारे पास मरीज आता है तो काफी अच्छी स्थिति इस प्रकार की रहती है। इसमें मानसिक भावों का भी बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि एलोपैथी में क्रिएटिनिन जैसे बढ़ने लगता है तो प्रेशराइज करना आरंभ कर देते हैं, अब तुम्हें डायलिसिस करना ही होगा, फिस्टुला करवा लो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसका एक साइकोलॉजिकल टेंशन बन जाता है, तो उससे बचना है। सिम्टम्स उस समय में तो कुछ भी नहीं होते, आगे चलकर ये सूजन आना शुरू होता है, पाँव पे, हाथ पे, मुख पे, पूरे बदन पे इस प्रकार से। और फिर डाययूरेटिक्स का रोल शुरू हो जाता है। और डाययूरेटिक्स से यूरिन अच्छी होती है, लेकिन प्यास बहुत लगती है, पानी पीते रहते हैं और एक दुष्ट श्रृंखला में लोग भी अटक जाते हैं। तो ऐसे हालात में पानी रिस्ट्रिक्ट करना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अन्न या पानी जो भी ले रहे हैं उसका पचन अच्छी तरीके से होगा, ये देखना जरूरी है। इसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना जरूरी है। और दही अचार वगैरह इस प्रकार के अगर कारण है तो उनको बंद करना है। वातज के अलावा कौन से प्रमेह में HbA1c बढ़ता है? ऐसा तो नहीं है। ये दोनों अलग अलग विकार है, हमारा प्रमेह और उनका डायबिटीज। अभी एलोपैथी में जो रिसर्चेस हुए हैं वो फार्मेसी ड्रिवन रिसर्चेस है। जिनके पैरामीटर्स फिक्स है, और उन पैरामीटर्स को ये एलोपैथी की ड्रग्स
नॉर्मल लेवल पर बहुत सारे स्तर पे ला सकती है। उनको उन्होंने पैरामीटर्स को ही एस्टेब्लिश किया उस रोग का लक्षण कर, कि शुगर इतनी इतनी होनी चाहिए। 100 और 120 125 इस प्रकार। उससे ज्यादा शुगर है तो आपको कोई लक्षण हो न हो आपको डायबिटीज है। हमारे यहाँ बगैर लक्षणों से कोई व्याधि नहीं होता। अभी इनका कहना है कि ये पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल जो भी सिम्टम्स है वही लक्षण है इस प्रकार से। और फिर उसको ट्रीट करना है, यानी कि दवाइयाँ देनी। ट्रीट करना है का मतलब ये नहीं है कि मूल रूप से लाइफस्टाइल में चेंजेस करके वो रिवर्ट हो जाए, ये नहीं करना है। सिर्फ दवाइयाँ देख के उनको मीन लेवल पर लाना है। और लोग समझ जाएंगे कि वो ठीक हो गए, ये भी डॉक्टर भी अच्छे समझते हैं कि हाँ ठीक हो गए। और फार्मेसी का नफा होता रहता है, मुनाफा उसको मिलता रहता है पूरे उस व्यक्ति के जन्म तक। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये जिस प्रकार से एलोपैथी ने फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च को सामने लाया है और फिर उन्हीं के सिम्टम्स को लेकर एलोपैथिक दवाइयाँ कैसे ट्रीट करती है, ये लोगों के मन में इस तरीके से बिठा दिया है कि बस दूसरा कुछ करना ही नहीं है। ये हाइपरटेंशन है, आप गोली ले लो, आपको सिम्टम्स है नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आप ये गोली ले लो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, बस आगे कुछ करना नहीं है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कफज सांद्र प्रसाद इक्षु वाले का ये तो है। ओल्ड एज 80 प्लस यूरिन पास होने में 10-15 मिनट में होते हैं और बर्निंग भी है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन 12 साल पहले हो गया है। यूरिन फ्लो टेस्ट विथ ठीक 12 है। शरीर दुर्बल दुर्बल है, हर समय पूछते हैं, क्या कर सकते हैं। इंडिविजुअल केस के बारे में ऐसा है कि पूरी जानकारी ले लो और तभी सवाल पूछो। हमारा जो लाइफस्टाइल का प्रोफार्मा है वो सभी वैद्यों को प्रयोग में लाना है। जब तक सभी जानकारी इकट्ठा नहीं होती तो कोई कुछ भी बोलना मुश्किल इस प्रकार का है। चाहे तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ हमारा जो फॉर्मेट है। कोर्स CMD बाय आयुर्वेद। प्रमेह मूत्र व स्रोत से संबंधित तथा डायबिटीज अन्न व से संबंधित विचार करें। प्रमेह की संप्राप्ति मूत्र व स्रोत की है और अभी के DM की संप्राप्ति अन्न व स्रोत की होती है। वसंत ऋतु में नेचुरली कफ प्रकोप होता है, तो इस समय के बाद ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल माना जाएगा क्या? काइंडली डू प्रोवाइड दैट प्रोफॉर्मा सर। ओके। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, दोनों के विचार अलग अलग है। वो फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है, फिजियोलॉजी ड्रिवन रिसर्च नहीं है एलोपैथी का जो रिसर्च है वो। और फिर हमारे हिसाब में सभी जो चक्कर है वो पचन से ही रिलेटेड है। चाहे रासायनिक के स्तर पर हो, चाहे धात्वग्निक के स्तर पर हो, चाहे महाभौतिक स्तर पर हो, लेकिन जब से अन्न अंदर आता है तभी से लेकर जब तक वो बाहर नहीं निकलता है मल के स्वरूप से और सार रूप बनकर धातुओं का निर्माण नहीं करता रहता है, तब तक ये सब पचन का ही व्यवहार है। तो किस स्तर पर कौन सा अग्नि बिगड़ गया है ये देख के फिर आगे सोचना है, ये होता है। CKD पेशेंट बला रुग्ण बल मध्यम क्रिएटिन लेवल 9.9, EGFR very low 9, protein leak in urine, blood pressure initially high, now around 150, dialysis not yet started. Dushita are long back, concerned about EGFR, what can we start with?
देखो फिर से मैं वही बताता हूँ कि अगर पूरी जानकारी हो के बगैर कुछ नहीं होगा इन सभी में। तो वो प्रोफार्मा बताते हैं। वो प्रोफार्मा भर के फिर उसके आधार पर कुछ करो, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये कॉमन है। हेलो। तो डायबिटीज को या हाइपरटेंशन को देखने का एलोपैथी का तरीका अलग है। उनकी बहस वहां पे कारणों पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर नॉर्मल हो जाए दवाइयों से, तो उनके लिए ठीक, बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। और हमारे हिसाब में ये तो सभी डिसीजेस लाइफस्टाइल से जुड़े हैं। जब तक लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी पूरी और उसमें क्या सुधार करना है ये नहीं देख पाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और इंडिविजुअल बेस्ड निदान होना जरूरी इस प्रकार का है, हमारा निदान होना जरूरी है, फिर उसको हम किसी न किसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी बात जो निकली थी तो अवगाह की बात निकली थी, और अवगाह वैसे कॉमन में प्रचलन में नहीं है। तो इसलिए मैंने ज्यादा जिक्र किया कि मूत्र वह स्रोत के अवरोध जहाँ पे है वहां पे अवगाह का कार्य अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और मेदो धातु तक गया हुआ जो क्लेद है वो अवगाह से बाहर निकलेगा इस प्रकार से। इसमें बस्ती एक कोष्ठांग है। तदुर्लक स्थानान्यामानि पक्वाना मूत्र से रुधिर से मूत्र का एक कोष्ठ बस्ती है। और फिर उसके जरिए दोष अन्य स्थानों पर जा सकते हैं, वहां से फिर बस्ती में वापस आ सकते हैं और फिर बाहर निकाले जा सकते हैं। तो कोष्ठा शाखा से मर्माणि द्रुतत्वान मारुतस्य च, इस प्रकार से कोष्ठ से दोष शाखाओं में गमन करते हैं और फिर से वापस अगर कोष्ठ में आते हैं तो बाहर निकाले जा सकते हैं। ये बात खास करके सीसीएफ में अच्छी तरीके से दिखाई देती है। कि वहाँ एलोपैथी डायूरेटिक्स का प्रयोग करती है, लासिक्स की गोलियां, लासिक्स की इंजेक्शन दे देती है, और फिर ये सूजन उतर जाती है, हार्ट पर जो प्रेशर बना है वो भी कम हो जाता है वगैरह वगैरह इस तरह। लेकिन सिर्फ वही करना है ऐसी बात नहीं है इस प्रकार से। मूल रूप से पचन सुधारना है तो केवल पहले लंघन करते हैं। जब तक भूख नहीं लगती, आम का पचन नहीं होता, तब तक लंघन नहीं करना है। और फिर पेया विलेपी वगैरह जो है वो आहार देना है। तो इससे देखा गया है कि केवल लंघन से ही मूत्र का प्रमाण बढ़ने लगता है, जो संचित है वो बाहर निकलने लगता है। कोई डायरेटिक्स वगैरह कोई भी नहीं दिया, फिर भी ये बात होती है। तो इस तरीके से बस्ती से दोषों को निकाला जा सकता है, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। डे में शुगर लेवल देखते हैं जब कि आयु में मूत्रगत नवधौर्य पहले होता है। दोनों को कैसे समझे? हमारी जो संप्राप्ति है उसी को ध्यान में रखो। और बहुबद्धम मांसम मेधा शरीर चिकलेदा, ये जो बात बताई गई है उनको भली भांति समझना है, फिर आगे उसके बारे में कुछ बहस हो सकती है। तो मेरा कहना है कि मूत्र का निर्माण हमारे हिस्से में पक्वाशय में ही होता है और सीधा ब्लैडर में पहुंच जाता है। वहां पे अगर हम करते हैं अब
अग्नि सुधारने का कार्य करते हैं, पानी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो वहीं से सुधार होना शुरू हो जाता है। अब जो धातुओं में क्लेद स्थित है, ऊपर ऊपर चला जा रहा है, मेद की तरफ जा रहा है, उसके हिसाब से परहेज रखना बहुत जरूरी। खास करके दही, अचार, ज्यादा पानी, ये सब बंद कर देना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। हाँ हाँ। और रसायन के हैसियत से दूध देसी गाय का एक अहम मुद्दा है। अगर प्रशस्त धातुओं का निर्माण हम चाहते हैं तो केवल दूध से रखते हैं, जैसे कैंसर में रखते हैं उसका आकार इन रोगियों को भी दूध से रखते हैं। अब एलोपैथी में लिक्विड ओवरडोज ये बात कही जाती है, और लिक्विड रिस्ट्रिक्ट किया जाता है 1 लीटर ज्यादा से ज्यादा। दूध को भी उसी में शामिल कर लेते हैं। लेकिन मेरा अनुभव है, जिन मरीजों को मैंने केवल दूध पे रखा 2 लीटर 2.5 लीटर दूध पीने लगे, उनमें एक भी लक्षण बढ़ा नहीं, बल्कि क्रिएटिनिन यूरिया कम होने लगे। यहाँ लिक्विड का ओवरडोज नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि जब भूख लगे और जितनी भूख लगे उतना ही दूध लेना है, जबरदस्ती नहीं पीना है इस प्रकार। जैसे कैंसर में बताते हैं, वैसे यहाँ पे भी बताता है। और दूध अन्नव स्रोतस का विषय है, उदकव स्रोतस का नहीं है। क्योंकि वो अन्न है और रसायन है। तो धातु की निर्माण की प्रक्रिया अगर सुधर जाती है, तो ये धातु के तकलीफ कम हो जाते हैं, और वो कम होने पर किडनी सुधरने लगती है। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि किडनी को ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन वास्तव में अगर जो रक्त किडनी में आ रहा वही अशुद्ध हो तो किडनी क्या करेगी? अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है तो फिनिश्ड गुड अच्छा होने का संभव ही नहीं है इस प्रकार। उसी प्रकार से अगर विशुद्ध रक्त नहीं है तो विशुद्ध रक्त कैसे निर्माण होता है? तो देश कालों सात्म्यानाम विधिर्य संप्रकाशित, देश काल और औकसात्म्य का विधि जो बताया है, उस विधि से निर्माण हुआ रक्त ये शुद्ध होता है। अभी बात यह है कि हम कहाँ इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि तुम सात्म्य के हिसाब से खा रहे हो नहीं खा रहे हो, देशा सात्म्य, काल सात्म्य, उक सात्म्य, इन सभी के बारे में सोचना है। और स्वस्थ वृत्त के नियमों के अनुसार खाना खाना। प्रसृष्टे विनिमुत्रे विदितुर्मूले दोषे स्वपते विशुद्ध शोद्धारे क्षुते बने वाते अनुसरति तथा अग्नावुद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलभो निप्रयुं जीताहारम विनियन तक कालस्तही मतः। बहुत अच्छा श्लोक है वाग्भट का। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तभी ये बात हो पाएगी कि जो रक्त बनेगा वो अच्छा बनेगा। रक्त अच्छा बनेगा तो उससे किडनी खराब होने की संभावना नहीं रहेगी। अभी ये बताते हैं कि किडनी खराब हो गई है इसलिए ये क्रिएटिनिन वगैरह सब बढ़ गए हैं इस प्रकार से। लेकिन खून अशुद्ध हुआ है, इसके बारे में कोई बहस नहीं करता। और उसका निर्माण जिस तरीके से हो रहा है वो तरीका गलत है, ये इसके बारे में कोई नहीं कहे। तो किसी भी रोग के बारे में हमारी शुरुआत लाइफस्टाइल या जीवन शैली से होती है। और पचन से हो। पचन अगर अच्छा है तभी आगे वाले सभी चीजें अच्छी बनेगी, प्रॉपर बनेगी इस प्रकार से, और फिर बहुत सारी बीमारियां उसी में ठीक हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार से। तो ये क्लेद अगर बढ़ता है तो शरीर उसको निकालने के लिए मूत्र का अवलंब करता है। और फिर ये मेद धातु से रिलेटेड है, और एलोपैथी में मेद और किडनी इसका संबंध बताया गया है, और किडनी और ब्लैडर का संबंध बताया। लेकिन ये आगे की बात है। शुरू में तो हमें पक्वाशयगता सत्र के बारे में ही ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जो रुग्ण
एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उनमें दूध पर रखे तो एंटी डायबिटिक ड्रग बंद कर सकते हैं। ऐसा है, अभी ये ड्रग देना है नहीं देना है केवल शुगर लेवल पर निर्भर करते हैं। जब मरीज केवल दूध पे रह जाता है तो शुगर अपने आप नॉर्मल हो जाती है। शुगर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे इंसुलिन जो भी हो तो भी इंसुलिन की मात्रा कम करके इंसुलिन पूरा बंद कर सकते हैं। गोलियां ले रहे हैं तो गोलियां भी बंद हो जाती है, इसमें संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। मेरे पास काफी कैंसर के मरीज है जिनको साथ में डायबिटीज भी है, केवल दूध पे रखते हैं तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल हो जाता है, उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये दूध के बजाय अन्य आहार लेना शुरू करते हैं, समझो 3 हफ्ते के बाद, महीने के बाद, कि रोटी और दूध ले रहे हैं, चावल दूध ले रहे हैं या फिर रोटी सब्जी इस प्रकार का ले रहे हैं, तो उसमें फिर से शुगर बढ़ने की आशंका होती है। तो वहां पे चेक करके फिर हमारी दवाइयां दे दे, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन इससे तो छूट जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा रहता है। तो इसके बारे में ध्यान देना ही है। खास करके मैं बताता हूँ कि फास्टिंग शुगर करो, वो अगर 100 से नीचे चली जा रही है तो रात का डोज पहले कम करो एंटी डायबिटिक का, फिर धीरे धीरे दिन का भी डोज कम करते जाओ। और मैंने काफी मरीज ऐसे देखे हैं कि जो छूट जाते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग से। जब तक दूध पर है तब तक। दूध से फिर से खाना शुरू हो गया तो ये बात फिर से बढ़ सकती है इस प्रकार की। तो सर केवल दूध चरण पे रखना ये शोथ तुरंत निकाल देता है, 2 ही दिन में सूजन पूरी चली जाती है केवल दूध पे रखेंगे तो। कौन बोल रहे थे? सर चरण स्पर्श, एक एलोपैथ में सर, एक जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ गया और मिनिमल चेंज डिजीज आ गया, उसमें मैक्सिमम प्रोटीन जैसे पेशाब से बाहर निकल रहा है, और वो पेशेंट को हम ये आयुर्वेदा एलोपैथी वाले इतना ज्यादा हाई मात्रा में स्टीरॉइड देते हैं, और हम कहते हैं स्टीरॉइड खाने से ग्रहणी दृष्टि भी होती है, धातु क्षय भी होता है, और फिर उसके बाद काफी लंबे टाइम स्टीरॉइड चलाने के बाद वो बंद करते हैं तो फिर उसमें सुधार भी आ जाता है सर। ऐसा हमारे हिसाब से तो वो ग्रहणी दृष्टि भी करा दी हमने, और वो उसका धातु क्षय भी करा दिया, और फिर इसका कैसे विचार करें? ऐसा है कि बार बार इस प्रकार से सवाल मत पूछो, हमारे दृष्टि में क्या है ये देखना जरूरी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के काफी मरीज रहते हैं। और ऐसे हालात में स्टेरॉइड्स का डोज कितना है, उनमें तो शुरू में काफी बड़ी मात्रा में स्टेरॉइड देना पड़ता है। प्रेडिसोलोन 60 मिलीग्राम से ज्यादातर आरंभ करते हैं और फिर धीरे धीरे घटाते हैं। कुछ मरीज इससे ठीक भी हो जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता। लेकिन काफी मरीज ऐसे है कि एक जब कम करते हैं तो फिर से बढ़ने लगता है। तो और प्रोटीन लॉस, ये जो बात कही जाती है कि प्रोटीन का लॉस हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, इसलिए ऊपर से प्रोटीन देना, ये शुरू में प्रचलन में था, अभी नहीं मानते हैं इस प्रकार से। और फिर मिल्क के कितने दिन तक डायबिटिक पेशेंट में दे, ऐसा नहीं है। अगर 2-2.5 लीटर से ऊपर मिल्क चला जाता है और फिर भी सुधार रहती है तो बाकी आना शुरू करते हैं इस प्रकार से। A to cow milk can be consumed by प्रमेही if no cancer। हो सकता है, क्या करने से शौच पूरा निकल जाए, केवल दूध पे रहने से शौच निकल जाता है, 2 ही दिन में चला जाता है, करके देखते, मैंने काफी मरीजों में किया है। तो प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी वगैरह वगैरह जो प्रख्यात श्लोक है। तो क्षीर विकृति ये एक प्रमेह का कारण, कफजमेह का कारण इस प्रकार का बताया जाता है। लेकिन ऐसा है कि केवल दूध देते हैं तो ये नौबत नहीं आती है। बाकी सब खाना चल रहा है और उसके साथ में दूध चल रहा है तो शायद बात हो सकती है, रात को दूध ले रहे हैं तो उसके बाद हो सकती है। लेकिन जब भूख लगे, जितनी भूख लगे तभी दूध दे, इस प्रकार का देसी गाय का दूध दे दो इस प्रकार, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
और सिम्टोमेटिकली भी इम्प्रूव हो जाते हैं, पूरी सूजन चली जाती है और सांस फूलना भी बंद हो जाता है। मेरे पास एक मरीज आया था जलंधर में भी केवल दुग्ध में रख सकते हैं क्या? ग्रंथों में तो निर्देश है केवल दूध पे ही रखो। षण्मासात क्षीर वृत्तिस्यात्, ये ग्रंथ में डायरेक्ट रेफरेंस है। और सभी इसके मरीजों को मैं दूध पे ही रखता हूँ। उधर जातोदकावस्था जो है उसमें उसी पे रखता हूँ इस प्रकार। तो एक मेरे पास मरीज आया था, पूरा स्वेलिंग था पूरे बदन पे सांस फूल रही थी। क्रिएटिनिन 20 था और यूरिया 500 था। उसका कहना था कि मुझे डायलिसिस करना ही नहीं है, वैसे ही मैं मर जाऊँ तो भी चलेगा इस प्रकार। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा ये निश्चय है कि डायलिसिस करना ही नहीं है तो उसको केवल दूध पे रखा है, बाकी कुछ औषधियाँ दी। सिम्टोमेटिकली 2 दिन में ही फ्री हो गया, पूरी सूजन चली गई और सांस फूलना बंद हो गया। दवाइयाँ चलती रही 6 महीने तक कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन क्रिएटिन यूरिया कम भी नहीं हुई। 20 क्रिएटिन और 500 यूरिया वैसे के वैसे रहे इस प्रकार से। फिर 6 महीने के बाद उसने कहा कि मैं तंग आ चुका हूँ केवल मिल डाइट से वगैरह इस प्रकार से, तो मैं डायलिसिस में जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जाना है तो। लेकिन मेरे मुझे तो अनुभव मिल गया, 20 क्रिएटिनिन और 500 यूरिया पेशेंट ट्रीट करने का अनुभव तो मिल गया इस प्रकार से। तो तात्पर्य अर्थ ये है कि केवल उस फिगर्स पे मत जाओ। हमारे हिसाब में क्या हो सकता है ये देखने की कोशिश करो। और इस प्रकार का सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल जाता है, क्रिएटिनिन यूरिया कम होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन कितनी वर्षों से संप्राप्ति चली आ रही है, क्या क्या अपथ्य सेवन हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंसी से हुआ है, कितनी ज्यादा मात्रा में हुआ है, इसके ऊपर दोष का प्रमाण रहेगा। दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषण, ये जो सर का कहना है कि दोष प्रमाण विशेष जो है वो अपचार के प्रमाण विशेष से समझ लेना चाहिए। और फिर काफी अपथ्य सेवन काफी वर्षों से चला आ रहा है तो वो तुरंत मिटने वाला नहीं है, ये तो बात सही है इस प्रकार। तो हमें सजग होना इस प्रकार से जरूरी होगा। इसमें मौत आ सकती क्या? तो आ सकती थी, ये मुझे भी मालूम था कि मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ और उसकी मौत हो जाएगी इस प्रकार से, लेकिन हुई नहीं। दूसरे एक मरीज में हुई, उसने मेरी ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दी और फिर काफी आपत्ति सेवन करके वापस आ गया पूरे सूजन के साथ इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि एडमिट करो, हो जाओ पुनर्वसु में। और मालूम नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो मौत हो सकती है, आज रात में मौत हो सकती है इस प्रकार से। उसके लड़के ने कहा ठीक है, हम तैयार है इस प्रकार के लिए, और उसी रात उसकी डेथ हो गई। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि हमारे हिसाब में साध्या सदस्य क्या है देखना जरूरी है। और फिर इस प्रकार के मरीज होंगे जो रिस्पॉन्स करेंगे भी नहीं करेंगे भी, दोनों पॉसिबिलिटीज इस प्रकार के। लेकिन ये सभी भावों पर निर्भर है, केवल क्रिएटिनिन इतना है इसलिए मरेगा ऐसी बात नहीं है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सजग होना पड़ेगा, और हमारे हिसाब से जो भी परहेज करवाना है वो करवाना जरूरी है। तो पानी तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, 2 लीटर या 4 लीटर पानी उबाल के आधा लीटर या 250 ml इतना ही रखना है, और उतना ही पानी पीने के लिए कहते हैं। दूध दे सकते हैं इसमें, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और शुरू में तो उल्लंघन ही करते हैं, जब तक भूख नहीं लगती तब तक दूध भी नहीं लेना है इस प्रकार से। और जब भूख लगना आरंभ हो, लघुता हो, तो दूध शुरू करते हैं। और केवल दूध पे 2 ढाई लीटर 3 लीटर तक लोग पहुंच जाते हैं इस प्रकार से। फिर ये क्रिएटिनिन एरिया मेंटेन तो हो जाता है, कम होने में फिर भी समय लगता है। ऐसी बात नहीं है कि तुरंत कम हो जाए, इस प्रकार के नहीं है। तो धातुओं की निर्मित प्रक्रिया जब सुधर सुधर जाए, शुद्ध शोणित निर्माण हो जाए, तो धीरे धीरे ये किडनी एपरेटस भी रिवर्ट होगा, यूरिनरी एपरेटस जो है वो रिवर्ट होगा। और फिर हम उसको भली भांति बाहर निकाल पाएंगे।
लेकिन उसके पहले ये अवगाह के बारे में भी सोचना है। मैं जरूर सीरियसली गंभीरता से इसके बारे में सोच रहा हूँ। और अगर फोल्डिंग इस प्रकार के मिल जाते हैं अवगाह के लिए, तो शायद बात बन सकती है। एक बार देखना है, फोल्डिंग मिलता है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन देखना है इस प्रकार से। और फिर मरीजों को इसके साथ में ये करवाना शुरू कर देते हैं। डायलिसिस पे जो पेशेंट है उनके बारे में ये पहले करते हैं, ये लाइफस्टाइल। हम्म। हाँ, फोल्डिंग टब। ऑनलाइन अवेलेबल है ये। तो इस प्रकार से अगर टब मिलता है, एक ही समय में खर्चा करना है, तो ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। मरीज को ही कहेंगे ये करो, ऑनलाइन मंगाओ और शुरू करो घर पे, इस प्रकार से। और साथ में लाइफस्टाइल और पानी रिस्ट्रिक्ट करना और दूध के बारे में जिक्र करना वगैरह वगैरह, ये सब बातें करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। जो अभी कर रहे हैं वो, उनको आयुर्वेद वगैरह बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो केवल ये अवगाह करना है इतना ही समझते हैं, एक तीसरी किडनी है ऐसा करके कर रहे हैं। मूल रूप से अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से कॉस्ट अराउंड 10,000, ठीक है। फिर भी इनका तो डायलिसिस का खर्चा ही महीने में एक 10,000 का हो जाता है कम से कम। अगर इससे डायलिसिस टलता है तो बढ़िया बात है इस प्रकार से। और मरीज को घर पे कला के करना यही बेटर ऑप्शन है। हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध करवाना अच्छा नहीं रहेगा, ये काफी मुश्किल मामला हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से केस टेकिंग करके इन सभी के बारे में सोचना है, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मूत्र प्रत्यहते कोरिया त्रिविधम बस्ती कर्मच। काय काय खाणार आज? अब अगर आपको पूछना है तो टाइप करो लेटर ऑप्शन। पक्वाशेर शिरशूलम मातुवर्चो प्रवर्तनम पिंडिको द्वेष्टनम द्वेष्टनाद्मानम पुरुषे स्याद् विधायते। पुरुष का विधारण अगर हो जाता है तो पक्वाशय शिरशूलम, पक्वाशय और शिरशूल वात वर्चा अप्रवर्तनम, और वात और पुरुष इसका इसकी अप्रवृत्ति होना, पिंडिको द्वेष्टनाद्मानम, पिंडिको द्वेष्टन आत्मान, ये पुरुष वेग का अवरोध इस प्रकार के किए करने पर होता है। अब अवरोध होने से भी ये बात हो सकती है, और मलावस्तंभ है तो भी ये बात हो सकती है। तो उसमें भी ये लक्षण दिखाई देते हैं। पिंडिकोद्वेष्टन वैसे शक्रत पिंडिकोद्वेष्ट प्रतिष्ठाय शिरोरुहा ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदय से उपरधनम मुखेन विट प्रवृत्ति, मुखेन विट प्रवृत्ति तो काफी एडवांस स्टेज का लक्षण है। वृत्त निर्मित विचार किन अवस्था हो सकता है सिकिड़ी में? वैसे उसका मूल स्थान मेद और वपावहन है, तो मेद धातु के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। खास करके जो रीनल सेल कार्सिनोमा है, आरसीसी, उसमें मेद के बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का हो जाता है। अवगाह टॉप कॉस्ट 10,000 किसने बताई है ना आगे ऊपर वाली, तो तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। तो शायद इन सभी के बारे में थोड़ा अलगता से सोचेंगे। तो पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण सीकेडी में भी देखा जाता है, और ये मांस धातु से जुड़ा है और पांडु में आया है, श्रोत में नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पांडु के बारे में जिक्र करने का ख्याल किया। और एक कवटी जाति शिला को ऐसी दवा मिली जिसमें मांसपाचक गण है, केवल एक औषध अलग है, इस प्रकार से मिलती नहीं थी, तो मैंने वो बनवाई और फिर उसका प्रयोग किया, खास करके जिनमें पिंडिकोद्वेष्टन ये लक्षण है उसको, और पांडुत्व है। वैसे पांडुत्व इनमें कॉमन है। और ये पांडु ट्रीट करना भी काफी मुश्किल इस प्रकार का है। रूटीन जो औषधियां हैं
उससे बात होती ही है ऐसा नहीं है। लोह के बहुत सारे कल्प मैंने प्रयोग में लाए हैं, तापेरी लोह, नवायस लोह, धात्री लोह वगैरह वगैरह इस प्रकार से लेके, और लोहा सो वगैरह वगैरह इस प्रकार से भी। लेकिन ऐसा बता नहीं सकते कि यह औषध दे दी और पान ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं स्नेहपान के ऊपर उतर आया। पांडुरंग आदो कल्याण का भयम पंचतुर्य महातिक्तम श्वेतम वारक बदादिना। तो इन घृतों का पान करना है और फिर शोधन की आवश्यकता है, तो शोधन करना है इस प्रकार से। निम्ब पटोल त्रिफला मृद्विका मुस्तवत्सको, ये मांसोपाचक है, और उसमें से एक द्रव्य नहीं है, गोक्षुर डाला गया है कौटिल्य शिलाजीत में, बाकी 5 द्रव्य सेम है। अब मैंने ऐसा सुना कि मांसोपाचक को मनुका नहीं डाली जाती उसमें, तो मनुका के क्वाद के भावना देखकर मांसोपाचक बनाया है पुनरुसु ने बोलिया है। तो उसको मैं भी प्रयोग करना चाहता हूँ कि हम जो रेगुलर हाँ मनुकाची भावना दिली मृद्विका मुस्तवत्सको असं आहे ना, काय निवड पटोला स्त्रीला मृद्विका मुस्तवत्सको। तो मांसोपाचक गण का प्रयोग करना है इस प्रकार से। तो पिंडिकोद्वेष्टन ये अगर प्रधान लक्षण है, तो शायद मांसोपाचक कौटजात शिलाजित ये प्रयोग में लाया जा सकते हैं। और ये इनका जो कहना है कि आत्मान और पक्वाश वातवर्षा अप्रवर्तनम, तो बस्ती कर्म वहां पे ज्यादा कारीगर इस प्रकार का होगा। शुक्र धातु का और पिंडिका का कोई संबंध है क्या? गुणे शास्त्री जी ने व्यवहार के पश्चात पिंडिका शूल है तो रोग्य तथा पिंडिका दौर्बल्य है तो वह उपयोगी है, ऐसा बताया है। ये बात हो सकती है। एक ही शारीर भाव को विभिन्न दृष्टि से अगर देखते हैं तो काफी दिलचस्प बातें सामने आती है। मुझे ये सब त्रिस्कंद कोश में करना था, लेकिन नहीं हो पाया। त्रिस्कंद कोश में तीनों डाटाबेस अलग हो गए, हेतु कोश, लक्षण कोश और औषध कोश। उनके परिशिष्टों में लक्षण संबद्ध शारीरादि भाव, लक्ष्य संबद्ध शारीरादि भाव, हेतु संबद्ध, कार्य संबद्ध, चिकित्सा संबद्ध, औषध संबद्ध, ये तो दे दिए। इसकी नहीं अलग अलग हो गए इस प्रकार। अभी प्रातिपदिक कोश बना रहे हैं, उसमें सिंगल डाटाबेस है, और दोष धातु मलों के स्तर पर भी एक आउटपुट हम दे रहे हैं कि वहां पे वैषम्य कहाँ पे है इस प्रकार से। और अभी फिलहाल इस प्रकार से भी कर रहे हैं, कोई भी लक्षण हमने ले लिया तो उस लक्षण से जुड़े जो भी रोग है वो सामने आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर उस लक्षण से संबद्ध कोई शारीरादि भाव है, चाहे दोष हो, धातु हो, मल हो, उपधातु हो, कुछ भी हो इस प्रकार से, तो वो भी सामने आ जाता है। और ये दोनों साथ में रहते हैं। जब चिकित्सा ढूंढेंगे तो रोग के हिसाब से जिसको ज्यादा मार्क मिलते हैं वो सबसे ऊपर चला जाता है। और मेरा भी सुझाव है कि केवल रोग को मत देखो, इससे संबद्ध जो शारीरादि भाव है उन शारीरादि भाव और रोग दोनों के तरीके से ढूंढो दवाइयाँ कौन सी है इस प्रकार से, तो ये ज्यादा एक्यूरेट इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर दवाइयाँ ऐसा भी नहीं है, अगर कर्म है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। क्या ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? हम ले सकते हैं, ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। MDSS करके है, माधव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इस प्रकार से। और अभी चरकाती 4 ग्रंथ भैषज्य रत्नावली भाव प्रकाश ये इसमें ले ली गई है। इसमें आगे ग्रंथों को जोड़ते जाएंगे इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में निदान क्या है, हमारे हिसाब में शारीरिक भाव कौन से है, ये सभी उसमें आ जाएंगे। और उन दोनों के तरीके से एंड ऑप्शन जो होता है, एंड और ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो ये पांडुरोग और माउस, पांडुरोग और पिंडिका, इस प्रकार से अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे
तो जो द्रव्य सामने आएंगे उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं इस प्रकार से। प्रायः पिंडिकोद्वेष्टन रात्रि काल में दिखाई देता है। शरीर शांत स्थिर होता आता है, व्यान वायु की गति कुछ कम होती है। मांस गत स्रोतरोध होने से रात में व्यान गति कम होने से पिंडिकोद्वेष्टन होता है, ऐसी संगति लगा सकते हैं। इसमें ठंड का मामला ज्यादा है खास करके रात में शैत्य होता है और इस शैत्य के वजह से ये होता है। और अगर आत्मान होता है तो आत्मान के जरिए भी पिंडिकोद्वेष्टन हो जाता है। और ये बड़ी समस्या है, जिनको पिंडिकोद्वेष्टन होता है वही जानते हैं कितना पीड़ादायक इस प्रकार का है। तो वात के हिसाब से नियमित रूप से अभ्यंग करना ये एक आवश्यक चीज रहेगी। वेष्टन करना ये भी एक आवश्यक चीज इस प्रकार की रहेगी। तो इससे तकलीफ काफी कम होती है। फिर भी मूल रूप से वायु की चिकित्सा होना आवश्यक है। पचन अच्छा होना आवश्यक है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। इन चाइल्ड में फूट में पेन हो तो क्या कारण समझे इस प्रकार। शायद खेल कूदने से ज्यादा श्रम हो जाते हैं और बालकों में अभ्यंग नियमित रूप से चालू रहना है। तो बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से खाना बढ़ना चाहिए, ये एक अहम बात है। और अभ्यंग नियमित रूप से होना है। तो ये खेल कूद से इस प्रकार के जो दर्द होते हैं वो ठीक होने की संभावना है इस प्रकार की। ठीक है, आज रुकते हैं अगले शनिवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। हाइपरटेंशन की दवा मॉडर्न लेने वालों में भी पिंडिकोद्वेष्टन होता है। कृमि प्लस पांडित्य, ये बात हो सकती है। वैसे पिंडिकोद्वेष्टन नानात्मज वात विकार भी है, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। विरम्यते व्याख्याने व्यापारात् श्वः पुनरपि विश्रामः।